सत्याग्रह कर रहे हैं आप लोग, ये पूरे देश में जिस तरह से कर रहे हैं आप लोगों की क्या मांगे हैं और उन मांगों पे क्या अभी तक किसी ने संज्ञान लिया है? जी, पहली चीज़ ये है कि हमने जो जेएनयू में सत्याग्रह किया वो हमने नजीब के लिए किया, क्योंकि नजीब को जिस तरीके से एबीवीपी के कुछ गूंज ने पीटा और पीटने के बाद उसे धमकी दी गई और उसके बाद नजीब गायब हो जाता है और उन्होंने धमकी दी थी कि हम तुझे गायब कर देंगे, हम तुझे 72 हूरों के पास पहुंचा देंगे। उसके बाद जिस तरीके से वो मैस में टेबल्स पे लिखते हैं कि ऑल मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, इस तरीके की भाषा यूज़ करते हैं और गालियां देते हैं मुस्लिम्स को। तो उसके बाद हमने सत्याग्रह शुरू किया क्योंकि जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया था। हम चाहते थे कि जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन उन पे एक्शन ले, पुलिस उन पे एक्शन ले, क्योंकि सबसे पहले एक्यूज्ड वही हैं जिन्होंने उस पे अटैक किया था। कोई भी केस होता है तो जो लोग उसके दुश्मन होते हैं, जो लोग उसे पीटते हैं, पहले उन्हीं को उठाया जाता है। लेकिन जेएनयू के मसले में ऐसा क्यों नहीं हुआ? हमने उसके लिए सत्याग्रह जेएनयू में किया था और हमारी डिमांड ये थी कि नजीब को सही सलामत जेएनयू में वापस लाया जाए। और आज ये जो सत्याग्रह है, ये सत्याग्रह उन लोगों के लिए है जिनका फेक इनकाउंटर किया गया भोपाल में। आप भी जानते हैं जिस तरीके से भोपाल में इनकाउंटर किया गया और कहा जाता है कि उन्होंने चम्मच से जो है चाबियां बना ली, उन्होंने लकड़ी से चाबियां बना ली। वो कैसी जेल है जिसे लकड़ी की चाबी से खोल दिया जाए? तो उसके लिए हम उन लोगों के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं। हम यही बताना चाहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट जो आई थी गुजरात मॉडल लेके, कि हम गुजरात मॉडल जैसा गुजरात है वैसा ही देश को, सच में वो वैसा ही बना रहे हैं। जिस तरीके से गुजरात में फेक इनकाउंटर हुए, जिस तरीके से इशरत जहां का फेक इनकाउंटर हुआ, उसी तरीके से आगे देखिए आप भोपाल में भी फेक इनकाउंटर हुआ है। जिस तरीके से गुजरात में मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ, उसी तरीके से उन्होंने मुजफ्फरनगर में भी किया। वो सच में वही गुजरात मॉडल है उनके लिए और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। जो सत्याग्रह आप लोग कर रहे हैं, अभी ये शायद दिल्ली में आपका आखिरी दिन था इस सत्याग्रह का। क्या इसको पूरे देश में भी करने का इरादा है और क्या सिर्फ भोपाल के मुद्दे पे ही आप लोग सेंटर रहेंगे या फिर ऊना में जो हुआ उसको भी लेंगे, नजीब का मसला भी लेंगे, रोहित का मसला भी लेंगे, या लखनऊ में जिस तरह से स्टूडेंट्स को लेकर के काम किया गया, तो क्या इन सारे मुद्दों को आप शामिल करेंगे या फिर फिलहाल आपका फोकस भोपाल इनकाउंटर है? ये सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं और आग्रह हम किससे कर रहे हैं? जो सरकार में मौजूद है। दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ, आदिवासियों के साथ जो हो रहा है वो मुद्दे एक दूसरे जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कुछ साथियों ने हमें आकर बोला था कि हम भी सत्याग्रह रखे हैं, तो हमने कहा तो हमारा समर्थन है ही इस मुद्दे पर। हमारा पहला मुद्दा क्योंकि हम जेएनयू के छात्र पहले हैं, हमारा एक छात्र भाई कैंपस से गायब है, उसे उठा लिया गया है, उसे गायब कर दिया गया है, वो हमें नहीं पता है। हमारा पहला मुद्दा वो है। दूसरा, क्योंकि उसी के घटना के कुछ दिनों बाद ही भोपाल का किया गया, तो हमें तो ये भी कॉन्स्पिरेसी लगती है कि उस नजीब के मुद्दे को हटाने के लिए एक और मुद्दा खड़ा कर दिया, सिमी का नाम जोड़ दिया। सबको पता है कि सिमी एक बैंड संगठन है, उससे कुछ आतंकवादी लोग पकड़े गए हैं, पर पकड़े तो आरएसएस से भी गए हैं, साध्वी प्रज्ञा भी आरएसएस से जुड़ी रही है, तो इसका मतलब सारी की सारी आरएसएस जो है उनको आतंकवादी बोलना चाहिए उस हिसाब से। तो हमारी मुख्य डिमांड है कि जो देश में दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों के साथ में खौफ का माहौल बनाया जा रहा है, और अब तो एक ऐसा खौफ का माहौल बनाया जा रहा है जो करेंसी का है, इससे बड़ा आतंकवाद नहीं हो सकता। क्योंकि किसी दलित आदिवासी के लिए वो पैसा, क्योंकि आपके पैसा नहीं है तो आपको उधार मांगना होगा, उधार फेस वैल्यू पर होता है। एक ब्राह्मण के लिए, एक अपर क्लास के लिए फेस वैल्यू आसान है, पर एक आदिवासी के लिए अगर 500 का देगा तो उसे 300, 200। ब्लैक मनी का जो राइज हो रहा है, जो दलितों का अब जो शोषण हो रहा है, वो ये एक तरह का वॉयलेंस है, स्ट्रक्चर वॉयलेंस है, जो बीजेपी सरकार अब बिल्कुल जड़ से उतर आई है। तो और दलितों के पास में, आदिवासियों के पास में कोई करोड़ों की जो बेनामी ज़मीन तो होती नहीं है, उनके पास में जमा किया हुआ 100 रुपये तो होते नहीं है, उनके पास में 1500 में सेविंग है। 86% ऑफ इंडियन करेंसी इज़ इन फॉर्म ऑफ 5000 एंड 1000 रुपीज़। तो जिस तरीके से हो रहा है तो बहुत बड़ा वॉयलेंस है। तो हमारा सत्य के नाम पर आग्रह पूरे देश में चलना चाहिए। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से नजीब की माँ के लिए हम बैठे हैं, कल मेरी माँ भी ऐसे हो सकती है, किसी की माँ भी हो सकती है। आपको सामने आना होगा माँ को न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि माँ का ना कोई मजहब होता है, माँ की ना कोई जाति होती है। बाकी सुनीता अभी हॉस्पिटल से ही आई है। मैं 7 दिन तक हड़ताल पर था, सुनीता 4 दिन से, आज इसकी तबीयत बिगड़ गई भूख हड़ताल पर। वाइस चांसलर ने एक बार हमसे ये नहीं पूछा कि आप बैठे क्यों हो, ना आपकी डिमांड्स क्या है। आप ना मानो, हम पता आप नहीं मानोगे, हमसे पूछो मानवीय पहलुओं की तरह, पर नहीं। और हमें लगता है अब हम मुद्दे को थोड़ा और एक गांधीवादी तरीके से, बिकॉज सत्याग्रह
अम्बेडकर और गांधी दोनों ने इस्तेमाल किया था। अम्बेडकर ने मंदिर में एंट्री के लिए, बाबा और गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ में। और आज हमें दोनों की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जब आपको धार्मिक अंधता से लड़ना होगा तो आपको गांधी के हे राम की ज़रूरत होगी, और जब आपको कास्ट एट्रोसिटी से लड़ना होगा तो बाबा साहब के संविधान की ज़रूरत होगी। तो इन्हीं के साथ में हमारा यही विचार है कि व्रत, उपवास, रोज़ा जो भी है, सच के लिए हमें रखना चाहिए। सुनीता, अभी आपके हाथों पे पट्टियाँ भी लगी हुई हैं, आप हॉस्पिटल से अभी वापस आई हैं, आप लंबे समय से भूख हड़ताल पे। इन 4 दिनों में यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से या वीसी की तरफ से आप लोगों से कोई मुलाकात की कोशिश की गई या उस मुद्दे पर किसी भी तरह का आश्वासन देने की कोशिश की गई? सबसे पहले बताना चाहूँगी कि जो नजीब का जो इश्यू है, उसमें जिन लोगों ने, जो एबीवीपी के जो लोग थे, उन्होंने उसे मारपीट की, उन लोगों ने उनकी पिटाई की, उसके बाद में अगले दिन से वो गायब हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि अभी तक जो लोग मारे थे नजीब को, उनके खिलाफ जेएनयू प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वो आराम से बेखौफ होकर घूम रहे हैं कैंपस में, और उन लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि अभी नजीब की माँ पर भी उन्होंने केस किया है, एबीवीपी के लोगों ने, जो कि बहुत ही एक शर्मनाक चीज़ है। अगर एबीवीपी के संगठन के छात्रों की जगह पर अगर दूसरी पॉलिटिकल विंग के अगर स्टूडेंट होते उस जगह पे, तो सरकार कब का एक्शन ले चुकी होती। वो इसलिए नहीं ली क्योंकि वो एबीवीपी की है। हम लोग 12 दिन से उसी इश्यू को लेकर हम लोग 12 दिन से भी सत्याग्रह कर रहे थे कैंपस में, जिसमें अनिल, सन्नी और एजाज भाई, मुकेश, ये बहुत सारे लोग मतलब उसमें शामिल थे। मैं भी उसमें बैठी हुई थी। लेकिन इतने दिनों में, 12 दिनों में अभी तक वीसी एक बार भी हमसे मिलने नहीं आया कि क्या इशू है, क्या है, क्या कैसी तबीयत है, अभी तक नहीं आया वीसी। तो अभी तक हम लोगों का इस तरह से जो सत्याग्रह है वो चल रहा है। और जब भी हम नजीब की माँ को देखते हैं तो उस माँ में हम अपनी माँ को देखते हैं, नजीब की जगह हम अपने आप को रखते हैं। इसलिए मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं 4 दिन तक भूखी रही, क्योंकि मैं आज तक एक दिन भी मतलब फास्ट भी नहीं किया मैंने आज तक किसी के लिए। तो ये एक मेरे लिए बड़ी बात है कि मैं 4 दिन तक भूखी रही हूँ। अब मेरी तबीयत ख़राब होने के बाद मैंने कॉल ऑफ किया है। तो हमारी डिमांड ये है कि जो एबीवीपी के जो छात्र हैं, जो जिन्होंने नजीब के साथ पिटाई की थी, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। एक इन सारे मुद्दों से जुड़ा, देश भर में जितने भी मुद्दे अभी तक हुए हैं, आप लोग सबके लिए लड़ते रहे हैं, सबके लिए बोलते रहे हैं। इन सारे मुद्दों को अगर एक साथ करके देखें तो क्या आपको लगता है कि ये जो चीज़ें चल रही हैं, क्या ये देश में दलित, आदिवासी, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को दबाने की कोशिश में चल रहा है, या आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर को ध्यान में रख करके इस तरह से एक खाका तैयार किया जा रहा है? क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया को भी पढ़ें और देखें तो वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो ये बार बार लिख रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि होशियार रहिए, तैयार रहिए, यूपी कभी भी बड़े दंगे की चपेट में भी आ सकता है। जबकि मुजफ्फरनगर से अभी भी यूपी छूटा नहीं है। यूपी के जो दाग हैं मुजफ्फरनगर के, वो अभी तक छूटे नहीं हैं। वहाँ ज़िंदगी अभी भी उतनी ही मुश्किल है जितनी दंगों के वक्त थी। तो आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है और ये क्या ऐसा हो सकता है? मोदी गवर्नमेंट आई है तब से दलित हो या फिर मुस्लिम हो या फिर आदिवासी हो या फिर इस देश का गरीब आदमी हो या मजदूर हो, सब पर जो मोदी गवर्नमेंट उन पर किस तरह से एट्रोसिटी कर रही है। हम देखते हैं यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैं स्टूडेंट है तो मैं यूनिवर्सिटी की बात उठाऊंगी। हम देखते हैं कि जो रोहित वेमुला था, दलित स्टूडेंट था, उसको किस तरह से इंस्टीट्यूशनल मर्डर कर दिया गया है बीजेपी के इशारों पे या मोदी के इशारों पे। उसी मुद्दे को ये लोग दोहराने की हर एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जेएनयू को टारगेट किए हुए हैं अभी, क्योंकि जेएनयू मोदी के खिलाफ है, क्योंकि मोदी की बातों को मानता नहीं है। इसलिए वो बगल में बैठा हुआ जेएनयू मोदी को चैन से नहीं जीने दे रहा है। तो सबसे पहले वो जेएनयू को टारगेट कर रहा है। जेएनयू में जो नजीब की जो इंसिडेंट होता है उसमें उसने मुस्लिम को टारगेट कर लिया है। छत्तीसगढ़ में जो अभी आदिवासी जो लोग हैं उनकी ज़मीन हड़प ली है, तो आदिवासियों को भी उसने टारगेट कर लिया। मतलब इस देश में मुस्लिम, दलित, आदिवासियों को मोदी गवर्नमेंट टारगेट कर चुकी है, और उनको धीरे धीरे उन पर जो अत्याचार, जो एक सीमा होती है वो अपनी लांघ चुकी है। तो हमें लगता है कि मोदी सरकार को जनता ने एक रक्षक के तौर पे हम लोगों ने चुना था, लेकिन मोदी सरकार इस देश की अब रक्षक नहीं रही, वो भक्षक बन गई इस देश की जनता की। कहते हैं विश्वविद्यालय ही वो जगह है जहाँ से लोगों, छात्रों में दुनिया की समझ बनती है, देश की समझ बनती है, सोसाइटी की समझ बनती है, और वो वहाँ पढ़ करके जब निकलते हैं तो वो देश के विभिन्न आयामों को पाते हैं और उसमें उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हाँ, छात्र आंदोलन होते हैं, होते रहने चाहिए, ये जरूरी भी है, एक जिंदा राजनीति के लिए भी जरूरी है, देश के लिए भी जरूरी है और समाज के लिए भी जरूरी है। लेकिन आप सोचिए, पढ़ाई करने वाले छात्र अगर हर रोज सड़कों पे उतर कर अपनी छोटी छोटी मांगों के लिए लड़ने लगे, अपने देश में हो रहे अत्याचारों के लिए लड़ने लगे, तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है, हम वो कौन सा न्याय का मंदिर बना रहे हैं, हम वो कौन सा पढ़ा लिखा समाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ छात्र
अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहे हैं। छात्र अपने साथ एक सहपाठी खो गए साथी के लिए लड़ रहे हैं। इस स्थिति में हमें यह देखना होगा कि हम सच में किस समाज में हैं या हम कैसी सरकार के अंतर्गत हैं जो हमारी अपनी ज़रूरतों को नहीं समझ पा रहा है, हमारे छात्रों की ज़रूरत को नहीं समझ पा रहा है, हमारे आम आदमी की ज़रूरत को नहीं समझ पा रहा है। तो हमें यह सोचना होगा कि हम किस दौर में जी रहे हैं। कैमरामैन रैन के साथ मैं श्वेता यादव, नेशनल दस्तक, नई दिल्ली, जंतर मंतर।